आलसी जिठानी ने पहली रसोई में बनाई खिचड़ी। विभा अपनी बड़ी बहू नेहा और अपने दो बेटे रोहित और मोहित के साथ रहा करती थी। विभा का छोटा बेटा रोहित काम के सिलसिले में अक्सर विदेश रहता था, तो वहीं नेहा की जब से शादी हुई थी तब से नेहा अपने ससुराल में सिवाय आलस के कुछ नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विभा अपनी बहू नेहा के पास आती है और उससे बोलती है, नेहा बहू, शाम हो रही है, जरा एक कप चाय तो बना दे। क्या माँ जी, अभी शाम कहाँ हुई है? अभी तो 4 ही बज रहे हैं और आपको अभी से ही चाय चाहिए? बहू, शाम के 4 बज रहे हैं। अगर तुझे चाय बनाने का मन नहीं है तो सीधा बोल देना, इतने बहाने क्यों मार रही है? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मेरा चाय बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। प्लीज आप खुद बना लो, और हाँ, जब आप चाय बनाओगे तो मेरे लिए भी बना लेना। शर्म तो आ नहीं रही होगी बोलने में। अरे तू मेरी बहू है, मैं तेरी नहीं, जो इस तरह मुझ पर अपने हुक्म चला रही है। अगर तुझे चाय पीना है तो खुद कुछ कर और बना ले। इतना बोलकर विभा वहाँ से चली जाती है और अपनी सास का ऐसा जवाब सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन अब सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी विभा के घर पर किसी ने आने की दस्तक दी। नेहा, जरा देख तो दरवाजे पर कौन है। माँ, आपको तो पता है ना, अभी हम सब खाना खा रहे हैं और आप जानती है ना, खाना खाने के दौरान हमें खाने से उठना नहीं चाहिए। तुझे तो एक काम बोल दो, उस काम के बदले 10 बहाने सोच कर बैठ जाती है। ना जाने कौन सी घड़ी में मेरी मत मारी गई थी और मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करा दी। विभा गुस्से में अपने घर के दरवाजे पर जाने लगती है, पर तभी मोहित अपनी माँ को रोककर नेहा से बोलता है, नेहा, ये क्या बदतमीजी है? अगर माँ तुम्हें दरवाजा खोलने को कह रही है तो जाकर खोल दो ना। इतना नाटक करने वाली क्या बात है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही, और वैसे भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं अपना दर्द बताती नहीं तो क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं है? रहने दे बेटा, ये तो है ही आलसी। अगर तू इसको कुछ बोलेगा तो ये और ऐसे ही नाटक करती रहेगी। कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मोहित अब दरवाजा खोलने के लिए जाता है, पर तभी नेहा मोहित को रोक देती है और खुद जाकर दरवाजा खोल देती है। जहाँ वो दरवाजे पर वो अपने देवर रोहित को शादी के जोड़े में देखती है। अपने देवर को शादी के जोड़े में देख नेहा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। देवर जी, आप इस तरह शादी के जोड़े में विदेश में अपना काम छोड़कर कोई एक्टिंग शुरू किए हैं क्या? नहीं भाभी, मैंने एक्टिंग नहीं शुरू की है। आपने जब एक्टिंग नहीं शुरू की तो फिर आप शादी के जोड़े में इस तरह से क्यों आए हो? नेहा जैसे ही ये सवाल करती है वैसे ही रोहित के पीछे से एक विदेशी लड़की आती है। विदेशी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे और ऊपर से अपने सर पर उसने लाल रंग की चुनरी ओढ़ी थी। ये देखकर नेहा अपने 4 कदम पीछे कर लेती है और अपने गालों पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोलती है, देवर जी, मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है? क्या आपने एक विदेशी लड़की से शादी की है? राम 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 राम। माँ जी, मोहित जी, जरा यहाँ आइए जल्दी। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अगर आप यहाँ आएंगे ना तो जिस तरह मैं चिल्ला रही हूँ वैसे ही आप भी हैरानी से चिल्लाएंगे। उसकी बात सुनकर मोहित और विभा दोनों ही दरवाजे पर आ जाते हैं, जहाँ वो रोहित को एक विदेशी लड़की के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। विभा बेचारी अपने सर पर हाथ रखकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है रोहित बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने एक अंग्रेजन से शादी कर ली। तू मेरा आखिरी बेटा था। मैंने सोचा था कि जब तू विदेश से वापस आएगा तो मैं तेरी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवाऊंगी, लेकिन तूने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। एक बहू जो आलसी और कामचोर निकली और दूसरी बहू तो अंग्रेजन ही निकली। माँ, इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? अरे मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। मैं लूसी से बेहद प्यार करता था और मैं जानता था कि अगर मैं इंडिया बिना लूसी के आया तो आप मेरी शादी किसी से भी करवा देंगी। बस इसीलिए मैंने लूसी से शादी कर ली। माँ, आपको लूसी को अपनाना ही पड़ेगा। अगर आपने लूसी को नहीं अपनाया तो मैं इस घर को और आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। जहाँ विभा के घर में ये कलेश हो रहा था तो वहीं घर के बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया था। मोहल्ले की भीड़ में से विभा की एक पड़ोसन बाहर निकल कर आती है और विभा से बोलती है, विभा बहन, अब तुम अपना सर पीटो या अपने बेटे को घर से बाहर निकालो, पर सच तो यही है कि तुम्हारे बेटे ने अंग्रेजन से शादी कर ली है।
अब ये अंग्रेजन ही तुम्हारी बहू है, इसीलिए मेरी मानो तो अपनी बहू को अपना लो और अपनी बहू की शादी के बाद वाली सारी रस्में पूरी करवा दो। विभा के पास अपनी अंग्रेजन बहू को अपनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसको अपना लेती है। और अगले दिन जब सब नहा धोकर आते हैं तो विभा भी अपनी अंग्रेजन बहू लूसी के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तुझे तेरी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाना होगा। बट मॉम, मेरे को खाना बनाना नहीं आती है, फिर मैं कैसे खाना बनाएगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू इंडियन कल्चर से नहीं बल्कि अंग्रेजन है, अंग्रेजन। अब मैं क्या करूं? विवाह सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपनी बड़ी बहू का ख्याल आता है और वो लूसी से बोलती है, बहू तुझे खाना नहीं बनाना आती, मेरा मतलब अगर तुझे खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, तेरी जेठानी है ना, तेरी आलसी जेठानी तेरी मदद करवाएगी, वो भी तेरी पहली रसोई में। ठीक है माची, मैं मेरी जेठानी को बोल देते हैं कि वो मेरा हेल्प करवाएगी। इस तरह से लूसी नेहा के पास जाती है और सारी बात नेहा को बता देती है। ये सुनकर नेहा को बेहद गुस्सा आता है और वो लूसी से बोलती है, मेरी प्यारी अंग्रेजन देवरानी जी, आप जाकर बैठो, आज आपकी पहली रसोई तो मैं करूंगी। नेहा लूसी को वहाँ से भेज देती है और उसकी पहली रसोई में वो खिचड़ी बनाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाना बैठते हैं तो लूसी सबको खाना परोसती है और जब सब खाने में खिचड़ी देखते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। बहू ये सब क्या है? मैंने तुझे समझाया था ना कि अपनी पहली रसोई में तुझे कुछ मीठा बनाना है, और अगर तुझे कुछ नहीं आता तो तू अपनी आलसी जेठानी से मदद ले लेना। माँ जी, मैं आलसी जेठानी जी से मदद लेने गई थी, लेकिन मेरी आलसी जेठानी ने कहा कि मैं चली जाऊं और वो खाना बना देंगे, पर मेरे को पता नहीं था कि आलसी जेठानी पहले रसोई में खिचड़ी बना देगी। लूसी की बात सुनकर अब सभी नेहा की तरफ देखने लगते हैं। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने पहली रसोई में खिचड़ी बना दी तो? अरे मैंने तो कुछ बनाया, आपकी अंग्रेजन बहू को तो वो भी नहीं आता। खाना है तो खाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर नेहा अपने लिए खिचड़ी निकालती है और खाना शुरू कर देती है। बाकी लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब वो भी खिचड़ी खाने लगते हैं। इस तरह नेहा के सभी परिवार वालों को नेहा के साथ लूसी की पहली रसोई में मीठा नहीं बल्कि खिचड़ी खाना पड़ता है। मनीषा अपनी देवरानी रसिका के साथ रसोई में खाना बना रही थी। मनीषा और रसिका दोनों का रंग बहुत ही काला सावला था। रसिका, जेठानी जी क्या कर रही हैं? क्या करेंगी वो महारानी? रोज की तरह अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख रही होंगी। वो महारानी आराम से कमरे में टीवी देख रही हैं और हम दोनों यहाँ नौकर की तरह घर का काम कर रहे हैं। अरे जेठानी जी भी तो इस घर की बहू है ना, उन्हें भी हमारी तरह घर का काम करना चाहिए। पर नहीं, वो तो सारा दिन बस कमरे में बैठकर टीवी देखती हैं। माँ जी को भी दिखाई नहीं देता क्या ये सब? हर समय बस हमारे पीछे लगी रहती हैं। बहुओं काम करो, बहुओं ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, परेशान करके रख देती हैं। बस जेठानी जी, अब ना बहुत हो गया, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम अभी माँ जी के पास जाकर इस बात का फैसला करेंगे कि अगर जेठानी जी भी इस घर में काम करेंगी तो हम भी काम करेंगे, वरना हम भी जेठानी जी की तरह सारा दिन घर में आराम करेंगे और घर का कोई काम नहीं करेंगे। मनीषा और रसिका अपनी सास उर्मिला के कमरे में आते हैं। क्या बात है बहुओं, अपना काम छोड़कर यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हो? माँ जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा इस घर में? हमारी तरह जेठानी जी भी तो इस घर की बहू है ना। आप तो उन्हें कोई काम कहती ही नहीं हो और हमसे सारा दिन घर का काम करवाती रहती हो। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी जेठानी की होड़ करनी है? ठीक है, अगर तुम दोनों को भी इस घर का काम नहीं करना है तो अपने मायके जाओ और लाखों रुपए का दहेज ले आओ, जैसे तुम्हारी जेठानी पायल ने उसके मायके से लाया है। फिर मैं उन पैसों से इस घर में 2 नौकर रख लूंगी, उसके बाद तुम दोनों भी पायल की तरह आराम करना। ये क्या बात हुई माँ जी? आप तो जानती हो ना कि हम कितने गरीब घर की बेटियां हैं। हमारे माता पिता हमें लाखों रुपए का दहेज नहीं दे सकते। हमारे माता पिता जेठानी जी के माता पिता की तरह अमीर नहीं है। तो फिर जैसा अब तक चल रहा है वैसा ही चलने दो, ज्यादा बकवास मत करो अपनी और चुपचाप जाकर काम करो। पायल बहू ने इस घर में इतना दहेज और पैसा लाया है कि हम सब उसी के पैसों से अपना पेट भर रहे हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर मनीषा और रसिका वहाँ से चले जाते हैं। उर्मिला की 3 बहू थी। बड़ी बहू थी पायल, छोटी बहू मनीषा और तीसरे नंबर की बहू रसिका है। उर्मिला की बड़ी बहू पायल बहुत ही अमीर परिवार की बिटिया है। पायल दिखने में काफी गोरी खूबसूरत है। शादी के बाद पायल ने अपने मायके से इतना दहेज और पैसा लाया था कि आज उसके पैसों से ही उर्मिला और उसके परिवार वाले अपना पेट भर रहे हैं।
उसी के चलते उर्मिला पायल को अपने घर में रानी की तरह रखती थी और मनीषा रसिका दोनों काली सावली लड़कियां गरीब परिवार की बेटियां थीं। वो अपने साथ दहेज में एक पैसा भी नहीं लाए थे, इसीलिए उर्मिला घर का सारा काम मनीषा और रसिका से करवाती है। रात का समय सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। मनीषा, रसिका, ये खाने की टेबल पर कितनी धूल है, तुम दोनों ने इस टेबल को साफ क्यों नहीं किया? चलो तुरंत ये टेबल साफ करो। ये टेबल पूरे 20,000 रुपए की लाई थी मैं अपने मायके से। जेठानी जी, सवेरे से शाम तक तो घर का सारा काम हम ही करते, अगर आप ये टेबल साफ कर लोगे तो आपके हाथ घिस नहीं जाएंगे? मनीषा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो? ले रसिका बहू, तू साफ कर ले बेटा। मैं क्यों साफ करूं माँ जी? ये जेठानी जी हमारी सास नहीं है कि हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। जैसे हम इस घर की बहू हैं, वैसे जेठानी जी भी इस घर की बहू हैं। अगर ये अमीर हैं तो क्या हुआ? इस घर में क्या ये अपना रुआब झाड़ती फिरेंगी? जब इस परिवार में बहू को उसकी हैसियत देखकर इज्जत दी जाती है ना, तो हमें नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ गरीब बहू को बहू नहीं बल्कि नौकरानी माना जाता हो। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ जा, निकल मेरे घर से, गरीब कहीं की। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और इज्जत देने की बात कर रही है। चल निकल यहाँ से, नौकरानी कहीं की। रसिका, रुक जाओ, ऐसे घर से जाने की बात मत करो। नहीं जेठानी जी, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आपने देखा ना माँ जी ने क्या कहा मुझसे। हमने माँ जी की कितनी सेवा करी, इस घर के लिए कितना काम किया, रात भर जाग कर माँ जी की सेवा की हमने, और हमारा एहसान मानने के बजाय माँ जी मुझे इस घर से जाने का बोल रही है। हमने सोचा जाने दो, माँ जी हमारी माँ समान है, उनकी सेवा करने में कैसी तकलीफ। पर माँ जी तो हमें गरीब कहकर हमारी बेइज्जती कर रही हैं, हमें इस घर की नौकरानी मान रही हैं। क्या इसीलिए माँ जी हमें इस घर में ब्याह कर लाई थी कि वो हमें इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी बना कर रखें? देख लीजिए माँ जी, इन गरीबों को सर पर चढ़ाने का नतीजा देख लीजिए। अगर हम इनके साथ हमदर्दी करते तो ये हमें घर से धक्के देकर बाहर ही निकाल देते। इसीलिए मैं कहती थी कि हमेशा इनके साथ सख्ती बरतो। बस कीजिए जेठानी जी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बारे में कुछ भी कहती जाएंगी। अब रसिका, क्या मैं भी इस घर से जा रही हूँ? अब हम भी तो देखें कि आप माँ जी की कितनी सेवा करती हैं। तुमने सही कहा रसिका, इस परिवार में बहू को उसकी हैसियत देखकर इज्जत दी जाती है। मनीषा रसिका का हाथ पकड़ती है और उसके साथ घर से चली जाती है। मनीषा और रसिका के पति भी उनके साथ उस घर से चले जाते हैं। ये देखकर उर्मिला उदास हो जाती है। एक दिन बाद, पायल बहू, अब वो दोनों तो घर में है नहीं, इसीलिए अब तुम जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और सबके लिए खाने की व्यवस्था भी करो। ओ हेलो माँ जी, मैं क्या आपको इस घर की नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या? अगर आपको चाय पीना है तो खुद जाकर अपने लिए चाय बना लो। पायल बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम अपनी सास को काम करने के लिए कह रही हो? सास है तो क्या हुआ, सर पर बिठा लूं आपको? अरे इतना सारा पैसा और दहेज दिया मैंने आपको, इसीलिए नहीं दिया है कि आप मुझसे इस घर में नौकरानी की तरह काम करवाती रहेंगी। अब जाइए, अपनी और मेरे दोनों के लिए चाय बनाइए, उसके बाद खाना भी बनाइए। वैसे भी सारा दिन पड़े पड़े करती क्या हैं आप? थोड़ा काम कर लेंगी घर का तो कौन सा दुबली हो जाएंगी आप। जाइए। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर उर्मिला दंग रह जाती है और वो चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। रसिका बहू और मनीषा बहू ने सही कहा था, ये पायल बहू तो अपने दहेज और पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। मनीषा और रसिका बहू के होते हुए मैंने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था। वो दोनों मिलकर ही इस घर का सारा काम कर लेते थे, पर उनके जाते ही ये पायल ने मुझे रसोई में एक काम करने के लिए भेज दिया। पैसों और दहेज की लालच में एक ऐसी लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। उर्मिला को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। पायल इसी तरह अपनी सास उर्मिला से घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। एक दिन उर्मिला पायल के पास आती है। पायल बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम क्यों इस उम्र में मुझसे घर का काम करवा रही हो? मुझसे नहीं हो रहा घर का काम। ठीक है माँ जी, अब तक आप लोगों ने मेरा जितना पैसा खर्चा किया है वो सारा पैसा मुझे लौटा दीजिए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? अच्छा, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो आपने क्यों मुझे मेरे मायके भेजा था और क्यों मुझसे इतने सारे पैसे और इतना सारा दहेज मांगा था? जब आपने नहीं सोचा था कि मैं क्यों अपनी बहू से इतना सारा पैसा और दहेज मांगू? पैसा खर्च करते समय समझ में नहीं आया आपको? और जब मैं अपना पैसा मांग रही हूँ तो कह रही हो कि अपनी सास से पैसा मांग रही हो, और बहू से दहेज लेते शर्म नहीं आई आपको? अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए यहाँ से। फिर क्या था, पायल उर्मिला को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। उर्मिला बेचारी रोते रोते अपनी दोनों गरीब काली बहुओं के पास आती है और उन्हें सारी दास्तां सुनाती है। देखा माँ जी आपने, किसी को सर पर चढ़ाने का नतीजा।
आप तो दहेज की लालच में अंधी हो चुकी थी, इसीलिए आपको अपनी अमीर बहू के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब जब आपको उस अमीर बहू ने धक्के देकर घर से बाहर निकाला, तब जाकर आपकी आंखें खुली। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। दहेज और पैसों की लालच में मैंने उस पायल की जिंदगी भर बात मानी और उसने क्या किया, मुझे नौकरानी बनाकर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बहुत दहेज देती है और साथ में घमंड भी बताती है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, वरना मैं उस अमीरजादी से कभी दहेज नहीं लेती। उसके बाद उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी दोनों गरीब बहुओं के पास खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगी और मनीषा और रसिका उर्मिला की खूब सेवा करने लगे।